अब जा रहा है। हम क्या बोल रहे थे यहाँ पर, जो एलोसोम्स है, कौन एलोसोम्स जो है। अब जा रहा है ताहिर आवाज, ताहिर? आ रहा है आवाज, आ रहा है आवाज। हाँ ठीक है, ठीक है। हम कह रहे थे कि जो एलोसोम्स है वो लिंग निर्धारण करता है। क्या करता है? लिंग निर्धारण, बेटा होगा कि बेटी होगा। तो अगर माँ से एक्स मिला, माँ से क्या मिला, एक्स मिला, और पिता से वाई मिला, तब तो बेटी हो गई कि बेटा हुआ है? पक्का? चलो, माँ से एक्स मिल गया, पिता से वाई मिल गया, तो क्या हो गया? लड़का। माँ से अगर एक्स मिला, पिता से अगर फिर एक्स ही मिल गया, तो क्या हो गई? लड़की। यहां तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। इतना कहानी सुना है तो क्वेश्चन तो बनना चाहिए ना गुणसूत्र का। मानव मानव की प्रत्येक कोशिका में, मानव की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र हैं। मानव की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए 44, 44। ऑप्शन नंबर बी 46। ऑप्शन नंबर सी 23 जोड़ा, 23 पेयर्स। ऑप्शन नंबर डी 48। ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, ऑब्लिक इनमें से एक से अधिक। बीपीएससी, बीपीएससी टाइप का क्वेश्चन। इनमें से कोई नहीं, ऑब्लिक इनमें से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई। 5 ऑप्शन दिए हैं, एक से अधिक। गुणसूत्र, गुणसूत्र हैं। मानव के प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या लिखे है? ऑप्शन नंबर ए क्या लिखे है? 44। ऑप्शन नंबर बी 46। ऑप्शन नंबर सी 23 क्या जोड़ा लिखे हैं, जोड़ा लिखना मत भूलना। ऑप्शन नंबर डी 48। देखो, दोनों इवेंट दिए हैं, जोड़ा में दिए हैं, 44, 46, 48। ऑप्शन में क्या दिए हैं? जोड़ा दिए हैं। 45 और 47 नहीं किए हैं। और ऑप्शन नंबर ई क्या दिए? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक। यही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में क्या लिखवाए थे कि मानव के कोशिका में गुणसूत्र हैं। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र हैं, प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र हैं। नहीं, इतना अगर आसान क्वेश्चन सेट करना रहता तो हम कहानी काहे बनाते। हमने क्या कहा अभी अभी गुणसूत्र के बारे में, कि गुणसूत्र या तो 44 होगा, कि 46 होगा, कि 48 होगा, यानी जो भी होगा तो वो पेयर में होगा। और गुणसूत्र की संख्या कितना है? 46। जो जोड़ा बना दिया 46, तो 46 तो होना ही होना है। अब हमने कहा कि 46 को कई जोड़ा में हो रहा है? 23 जोड़ा। क्या 23 जोड़ा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है? 23 जोड़ा ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं हुआ है? तो 23 जोड़ा नहीं होगा? होगा। तो इनमें से एक से, इनमें से एक से अधिक। आंसर क्या लेके मारना होगा? ई। कैसा रहता? क्या है, हम जो लिखे हैं वो सही है। क्वेश्चन मेरा बिल्कुल सही है। स्टैंडर्ड देख लो, बीपीएससी का स्टैंडर्ड है। हम 4 ऑप्शन कहाँ दिए? हम 5 ऑप्शन दिए हैं। क्योंकि इसमें 46 और 23 दोनों आंसर है, इनमें से एक से, इसलिए आंसर क्या होगा? ई होगा। बुझलो कि नहीं बुझलो? 5वां नंबर में गौर नहीं किए थे सर, इसीलिए।
गौर नहीं करोगे तो कैसे होगा? गौर और हाथ दोनों सहित सहित रखना होगा। जब हम ऑप्शन, हमने कहा कि हम बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन बना के बता रहे हैं, सेम टॉपिक, देखो सिलेबस तो वही रहता है, जो हमको बीपीएससी में पढ़ना है वही यूपीएससी में पढ़ना है, वही जेपीएससी में पढ़ना है, नहीं, थोड़ा बहुत अंतर होता है, स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। स्टैंडर्ड क्या होता है? बढ़ जाता है। यही पूछना रहेगा सीटेट वाला को, कैसे लिखेगा क्वेश्चन, लिखो सीटेट वाला कैसे क्वेश्चन बनाएगा, गुणसूत्र से लिखो है। अभी देखो घुमाते हैं हम भी, सीटेट वाला क्वेश्चन लिखो तब ना टीचर बनोगे। लिखो, रोहित के एक पुत्री, रोहित के एक पुत्री जिसका नाम संगीता है, रोहित के एक पुत्री जिसका नाम संगीता है में, कॉमा दे करके वहां, रोहित की एक पुत्री जिसका नाम संगीता है, कॉमा में माता और पिता से मिले गुणसूत्र हैं, माता और पिता से मिले गुणसूत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए, यही ऑप्शन देंगे। 46, 44, 48, 50। यहाँ कुछ नहीं पूछा, सीधे संख्या पूछा, लेकिन घुमा दिया कि उसकी बेटी है, तो बेटी है तब भी 23 जोड़ा होगा। 23 जोड़ा मतलब कई गो? 46 गो। आंसर ऑप्शन में 46 है, तो डायरेक्ट हो गया। एक्सटेंडर क्या हो गया, थोड़ा घुमा करके पूछा, लेकिन पूछना उसको संख्या था। इसको डायरेक्ट कोई रेलवे उलवे में पूछता तो क्या पूछता कि मानव के प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है। ऑप्शन नंबर है 44, 46, 48, 50, डायरेक्ट 46। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता, ये थोड़ा सा घुमा देता है सीटेट वाला, है ना। बात करना है उतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, निम्न में से कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लिंग गुणसूत्र हैं, निम्न में से कौन लिंग गुणसूत्र हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए एक्स, निम्न में से कौन लिंग गुणसूत्र हैं? लिंग गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर ए एक्स, बी वाई, सी एक्स तथा वाई दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इतना जल्दी रिजल्ट में नहीं पहुंचना, इतना जल्दी रिजल्ट में नहीं पहुंचना। प्रीति बता सकती हो लिंग गुणसूत्र कौन सा है? कार में बैठे हो आराम से बोल सकती हो। लिंग गुणसूत्र कौन सा है? एक्स वाई, एक्स तथा वाई दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन कौन सी बोल रहा है गलत है? हम बोल रहे सही है। हम बोल रहे हैं गलत है। सवाल क्या था कहानी सर? पढ़ा है, तो सवाल ये है कि निम्न में से कौन, निम्न में से कौन लिंग गुणसूत्र है, ये है क्वेश्चन। निम्न में से कौन लिंग गुणसूत्र है? डी, डी इनमें से कोई नहीं। बी 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 वाई, वाई। चलो बी बोल रही है तो सही है, बी बोल रही है तो सही है। अभी अभी इतना कहानी बताए, पढ़ाने का कोई फायदा हुआ? हमने कहा पिता के पास कौन सा है? एक्स और वाई। माता के पास कौन सा है? एक्स और एक्स। अरे बाबा ई एक्स और ई एक्स तो एक ही चीज है।
एक्स तो दोनों के पास है, तो एक्स से बेटा और बेटी डिसीजन होता है कि वाई से डिसीजन होता है? यहां से एक्स तो हमको मिल ही रहा है, और यहां से भी जब एक्स मिल जाता है तो बेटी हो जाती है। नहीं, यहां से जब वाई आया, यहां से जब एक्स आया तब ना बेटा हुआ। तो डिसीजन कौन कर रहा है, एक्स की वाई कि दोनों? दोनों तो नहीं कर रहा है, एक्स तो भाई कॉमन है। एक्स क्या है, कॉमन है। कैसे एक्स डिसीजन लेगा कि बेटा होगा कि बेटी होगा? डिसीजन लेने वाला वाई है। तो लिंग का निर्धारण कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वाई कर रहा है, एक्स नहीं कर रहा है। और इसीलिए ये ऑप्शन दिया था एक्स और वाई दोनों ठगने के लिए। 99% लोग कौन मारेगा, एक्स और वाई दोनों। ठीक है, तो क्वेश्चन इतना आसान मेरा नहीं बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो ना, जैसे में घुमाते रहेंगे। समझ में आया चंदन? पढ़ना सबको है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णांधता रोग। वर्णांधता, वर्णांधता जो बचपन से ही नहीं देख पाता है, जैसे धृतराष्ट्र थे, उसको कौन सा रोग था, वर्णांधता। वर्णांधता रोग निम्न में से किस गुणसूत्र के कारण होता है? वर्णांधता रोग निम्न में से किस गुणसूत्र के कारण होता है? ऑप्शन ए वही एक्स क्रोमोजोम, एक्स गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र, बी वाई गुणसूत्र, सी एक्स तथा वाई दोनों गुणसूत्र, और डी इनमें से कोई नहीं। हम नहीं बताएं वर्णांधता के बारे में, लेकिन हम एक पॉइंट बनाए हैं और उस एक पॉइंट से इसका आंसर आएगा। वर्णांधता के बारे में हम नहीं बोले हैं कुछ भी, लेकिन हम एक पॉइंट बोले हैं क्लास में, और उसी वर्ड से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्या होगा आंसर? हमने कहा था कि जो ऑटोसोम्स होता है, ऑटोसोम्स जो होता है, ऑटोसोम्स की वजह से आनुवांशिक चीजें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। और वर्णांधता की अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है जो उसको जन्म से मिला है। क्या हुआ है, यानी कमी किस में हो रही है, ऑटोसोम्स में हो रही है। लेकिन ऑटोसोम्स में भी किस में कमी हो रही है, तो एक्स वाले में हो रही है। किस में हो रही है, एक्स वाले में हो रही है। इसके लिए एक्स क्रोमोजोम जिम्मेदार है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर वाई क्रोमोजोम का क्वेश्चन आएगा तो इसके अलावा जो वर्णांधता के वो हीमोफोलिया रोग होता है। क्या होता है, हीमोफोलिया, हीमोफोलिया। ये भी जो रोग होता है वो एक्स क्रोमोजोम की वजह से होता है, एक्स गुणसूत्र की वजह से होता है। तो वर्णांधता के क्वेश्चन आए चाहे हीमोफोलिया आए, ये दोनों होता है एक्स क्रोमोजोम की वजह से। ठीक है, खून की कमी, बहुत सारा चीज होता है, बहुत सारा चीज, एक ही चीज नहीं होता है। लेकिन हीमो सबसे खून ब्लड का बारे में हो रहा है। उस ब्लड, हमको लगता है क्या कि जो बचपन में जो बच्चे को बार बार ब्लड पर चढ़ाने का जरूरत पड़ता है, शायद उसी को बोलते हैं क्या। तो हीमोफोलिया और वर्णांधता एक्स क्रोमोजोम की वजह से। ठीक है, अब वाई क्रोमोजोम की वजह से भी कुछ होना चाहिए, वाई क्रोमोजोम की वजह से कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट लिख लो, सारा क्वेश्चन यही क्लियर होना चाहिए क्रोमोजोम का। हाँ पूछो। जो आ रहा है उसमें एक्स वाई दोनों हो गए तो इसमें उसमें प्रॉब्लम होता है, एक्स में प्रॉब्लम हुआ तो क्या हुआ, वर्णांधता और हीमोफोलिया। और अगर वाई में प्रॉब्लम कर देगा तो ये दूसरा वाला रोग होगा जो लिखवा रहे हैं। हाँ हाँ, देखता है किसी किसी का कान में बहुत बाल है, पीठ में बहुत बाल है। ठीक है, सबका तो नहीं होता है। कौन
कौन? हार्मोन एक अलग चीज है, वो किसकी गुणसूत्र भी उसमें रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ हार्मोन नहीं है कि हार्मोन बहुत ज्यादा है तो उसको बहुत ज्यादा बाल हो गया। कान में सबको बाल थोड़ी होता है, तो कान में अगर अधिक बाल है किसी का तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो वाई क्रोमोसोम की जिम्मेदार है। तो नेक्स्ट लिख लो, वाई क्रोमोसोम वंशागति, वाई क्रोमोसोम वंशागति यानी वाई क्रोमोसोम से जो वंशागति होता है, क्रोमोसोम वंशागति, वाई क्रोमोसोम वंशागति में कानों में बाल की अधिकता, कानों में बाल की अधिकता तथा स्केली त्वचा को क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं कहता उसका त्वचा बहुत स्केली है, स्केली त्वचा, किसी किसी का त्वचा बहुत स्केली होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कौन धर्मा, इंग्लिश का नाम लिख सकते हैं हम लोग, जेरोड्रमा, XERODERMA, जेरोडर्मा, XERODERMA, जेरोडर्मा। स्केली त्वचा होता है इसका। तो कान में अधिक बाल होना और स्केली त्वचा होना वो वाई क्रोमोसोम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? वाई क्रोमोसोम वंशागति। अब देखो, एक्स क्रोमोसोम वंशागति और वाई क्रोमोसोम वंशागति में क्या अंतर है? इसको बोले एक्स क्रोमोसोम वंशागति, ऊपर वाले को क्या बोले? अरे बोलो तुम लोग उधर से। एक्स क्रोमोसोम वंशागति, इसको बोल रहे हैं वाई क्रोमोसोम वंशागति। अब इसी को घुमाना रहे, एक्स किसके पास रहता है? एक्स माँ के पास, और वाई किसके पास रहता है? पिता के पास। तो पिता के जनरेशन से जो चीज आ रहा है उसको बोलते हैं वाई क्रोमोसोम वंशागति। यानी पिता में प्रॉब्लम तो पुत्र पुत्री में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर माँ की तरफ से आ रहा है, नाना नानी के वहां से आ रहा है कोई बीमारी, तो उसको बोलते हैं एक्स क्रोमोसोम वंशागति। अब समझ में आया क्लियर? नाना नानी से कोई बीमारी लेकर के आए हो तो एक्स क्रोमोसोम वंशागति में आएगा, और दादा दादी का कोई बीमारी हो रहा है तो वाई क्रोमोसोम वंशागति। क्यों? क्योंकि लड़का के लिए कौन डिपेंड है? क्लियर? बाप रे, इतना पढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम का काम खत्म। अब ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, हमको पूछना नहीं ऑप्शन। और ईवीएस का ही है लेकिन जीके का है, कोई नहीं कहेगा कि ये ईवीएस का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, भारत की आजादी से पहले, देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है सीटेट। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक, जिस दांडी के समुद्र तट तक ने, जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? स्थित है दांडी, क्या बोले?
दांडी। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बी कर्नाटक, सी केरल, डी गुजरात। क्या बोला जी? कर्नाटक, केरल, गुजरात। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? हैं, कहाँ पढ़ाए हैं? इतिहास में। आंसर क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? ईवीएस में। दांडी पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? कहाँ पढ़ाए हैं? इतिहास में। क्वेश्चन किस में दे रहा है? ईवीएस में। और क्वेश्चन कैसे दे रहा है कि क्या बोले, भारत की आजादी से पहले। विदा मतलब का नौटंकी पूछना उसको है, दांडी कहाँ है? और पढ़वा क्या क्या रहा है? उसको पूछना क्या है कि दांडी कहाँ है, कौन राज्य में है। क्वेश्चन क्या बना रहा है 2 घंटा के लिए कि भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। पूछना है कि दांडी कहाँ है, कौन से राज्य में। लेकिन तुम पूरा पढ़ो कहानी उसका। आंसर क्या होगा? क्या बताए थे? 12 मार्च 1923। याद है सबको? गांधी जी निकले कहां से? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से। क्या कहा करके कि हम नमक का कानून जो आप बना करके रखें उसको तोड़ेंगे। तो नमक का कानून कब तोड़ेंगे? जब नमक जहां बनता है वहां पहुंचेंगे तब तोड़ेंगे। नमक कहाँ बन रहा था भाई? तो दांडी में। क्यों? क्योंकि वो समुद्र का तट है, तो दांडी। और ये दांडी कहाँ है भाई? कौन सा जिला लिखवाए थे? कौन सा जिला लिखवाए थे गुजरात का? जल्दी बताओ, कॉपी उल्टाओ। गुजरात का कौन सा जिला? दांडी गुजरात के किस जिला में था? कॉपी नहीं है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। नवसारी जिला। गुजरात का कौन सा जिला? नवसारी जिला। कै तारीख को निकले? 12 मार्च को। कै तारीख को दांडी पहुंचते हैं? 6 अप्रैल 1930 को। कितना दिन का यात्रा मारेंगे ना? 26 दिन की यात्रा। कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर। कुछ छोड़े हैं हम इसमें? 200 किलोमीटर की यात्रा। ठीक है। 12 मार्च 1930 को निकले कहां से? साबरमती आश्रम से। पहुंचे कै तारीख को? 6 अप्रैल को। कितना दिन बाद? 26 दिन बाद। और कितना किलोमीटर? 2। और ये जो 26 दिन है ये बीपीएससी पूछ चुका है लास्ट बार। और ये 200 किलोमीटर भी बीपीएससी पूछ चुका है कि कितना किलोमीटर। ठीक है। अब सीटेट वाला क्या पूछ रहा है कि भाई ये जो दांडी है वो है कहाँ? तो है कहाँ? गुजरात। गुजरात का कौन सा जिला? बात खत्म। एक कहानी बनाए, क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन अब तुमको तुम्हारे लेवल से पूछ रहा है, बाकी लोगों को बाकी के लेवल से पूछेगा। आंसर हो गया यहां से क्लियर? अब इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। इस क्वेश्चन से एक और चीज आ सकता है कि यही जो दांडी मार्च है, कौन? दांडी मार्च इसको बोले, इसको नमक आंदोलन बोले, इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन बोले, सविनय अवज्ञा आंदोलन बोले। बात क्या है? एक ही है। या नमक कानून उल्लंघन आंदोलन बोले। ठीक है, बात एक ही है। क्लियर? जिसको नहीं आता है वो लिख लेगा, जिसको ये कहानी नहीं पता है वो शॉर्टकट में लिख लो। यहां तक मेरे अंदर से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उच्च ज्वर, आवाज नहीं आ रहा है सर। अब जा रहा है अब? हाँ इस बार आ रहा है। ठीक है। तो उच्च ज्वर की बात कर रहे हैं। उच्च ज्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाई फीवर, बहुत ज्यादा फीवर हो जाना। क्या बोलेंगे? तेज बुखार, तेज बुखार। ये हर जगह क्वेश्चन आता है, एनटीपीसी वगैरह सब में, लेकिन इसमें थोड़ा घुमा के दिया है। लिखो, उच्च ज्वर तेज बुखार के साथ कंपकपी, उच्च ज्वर तेज बुखार के साथ कंपकपी, यानी कंपकपाना। क्या हो रहा है? कंपकपी। उच्च ज्वर तेज बुखार के साथ कंपकपी, जिसका उपचार सिनकोना, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, कॉमा दे करके लिखना, वह है। यानी उच्च ज्वर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मियादी बुखार, मियादी बुखार उच्च ज्वर है, लेकिन वो इलाज किससे करना है उसका? सिनकोना से। और उस ज्वर के साथ क्या हो रहा है? कंपकपी भी हो रहा है। तो वो किस में लक्षण पाया जाएगा? मियादी बुखार में। ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया में। ऑप्शन नंबर बी। सी, डेंगू, डेंगू में भी बहुत बुखार होता है। इंग्लिश में डेंगू बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, लेकिन हिंदी में डेंगू ही लिखाता है। ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया। बताओ जल्दी जल्दी, किसको किसको बुखार हुआ है? क्या कह रहा है? हाई फीवर, तेज बुखार, सिम्टम में कंपकपी होना चाहिए। और उसका इलाज किससे करना चाहिए? सिनकोना से। कंडीशन क्या है? कि उसका इलाज होना चाहिए सिनकोना से। खाली सिनकोना सिनकोना क्या शब्द है नहीं सर? लिखते तो तुम लोग। सिनकोना एक पौधा है, अभी बता रहे हैं सिनकोना के बारे में। तो सिनकोना के पौधा से ही, सिनकोना के पौधा से का जो छाल है, उसी छाल से जिसका इलाज किया जा सकता है, वो किसका लक्षण है सिनकोना भाई? वो है सिनकोना कौन आपका, सा? तो बताइए ना, तब हम समझे में आ जाएगा बता थोड़ा रहे बहुत। बता रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मियादी। मलेरिया। मलेरिया। क्या बात कर रहा है? मलेरिया में ठंडा, बिना ठंडा का बुखार ही नहीं होगा। मलेरिया का लक्षण ही ठंडा लगा तब फिर बुखार होना। ठंडा लग के चादर और कंबल ओढ़ लेगा वो मलेरिया वाला। मलेरिया तो अभी बहुत कम लोगों को होता है। पहले जब मलेरिया होता था ना, तो एकदम लगता है। हाँ, वो उसका एक्सटेंडेड रूप है। टाइफाइड उससे एक्सटेंड हो गया बहुत ज्यादा। अब लिखो सिनकोना के बारे में। आंसर क्या हो गया इसका? मलेरिया। अब सिनकोना के बारे में थोड़ा लिख लो जानकारी, कि सिनकोना, सिनकोना एक सदाबहार पादप है। सदाबहार मतलब हमेशा मिलने वाला। सिनकोना एक सदाबहार, सदाबहार क्या होता है? सदाबहार एक पादप है, जो रूबिएसी कुल की वनस्पति है। रूबिएसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस कुल का है? तो रूबिएसी
कुल की वनस्पति है? ये नाम भी याद रखना जरूरी है, रूबिएसी। किस कुल की है? रूबिएसी कुल की वनस्पति है। तथा जिसके छाल से कुनैन नामक औषधि बनती है। तथा जिसके छाल से कुनैन नामक औषधि बनती है। औषधि, दवा बनती है। यह कुनैन मलेरिया का रामबाण औषधि है। यह कुनैन मलेरिया का रामबाण औषधि है। रामबाण कहने का मतलब क्या? अचूक दवा है ना, एकदम छूटना ही छूटना है। अगर मलेरिया है, कुनैन खिला दो, छूटेगा ही छूटेगा। तो कुनैन तो बनाया गया, कुनैन क्या हो गया? बनाया गया। ये तो मेडिकल में आपको अवेलेबल है। लेकिन अगर आपके पास पौधा आसपास में है, उसका छाल लाइए, डबकाइए और पीजिए, बात खत्म। हम तो नहीं देखे हैं। गूगल में इमेज देखो इसका, कौन सा? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां से 2 क्वेश्चन आएगा। कुनैन से इलाज किया जाता है किसका? मलेरिया का। कुनैन से किसका इलाज किया जाता है? मलेरिया का। कुनैन हमें प्राप्त होता है सिनकोना पौधा से। सिनकोना, ये दोनों तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इसे एक क्वेश्चन कई जगह हम देखे हैं। सिनकोना से क्या मिलता है? हाँ, एसएससी में भी आया हुआ है। सिनकोना से क्या मिला हम लोगों को? कुनैन। कुनैन किसकी दवा है? मलेरिया की। सिनकोना से क्या मिला? कुनैन। कुनैन किसकी दवा है? मलेरिया की। खत्म हो गया। ये कहानी बनाएगा ही, ऐसा ही सीटेट का आदत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसको क्या पौधा का नाम सर? क्या था ये? गांव देहात में पौधा को क्या बोला जाता है? मिलता है कि नहीं हम लोग को सर सिनकोना? ये वाला पौधा पता नहीं, हम तो देखे नहीं, लेकिन मिलता तो जरूर होगा। तो कौन तो मिलता तो जरूर होगा। गूगल में सिनकोना पौधा लिख करके टाइप करना और इमेज देख लेना कैसा होता है। ठीक है, ठीक। गूगल में लिखना सिनकोना प्लांट और इमेज में क्लिक करना, इमेज में, तो मिल जाएगा तुमको। इतना क्लियर है? नेक्स्ट। और देखो, अरे चंदने के घर में मिल आ जाना, यहीं पर गांधीग्राम में ले जाना इसके यहाँ से। रोड साइड में ढेरी है। देखो, सदाबहार है, हमेशा मिलता है, हर जगह मिलता है। पहला लाइन लिखवा दिया कि सदाबहार पौधा है। और सरकारी मिल रहा था तो फ्री में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का तुम लोगों के लिए। किसी डॉक्टर का घर, हाँ एकदम बिल्कुल, सीटेट का ही क्वेश्चन दे रहे हैं ना सब, कॉमन वाला सब। ढेर में चढ़ा गया है। नहीं, हम तो कई दिन से नहीं सो रहे हैं, तो बेचारा भूखे है। क्या लिखवाया? किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। हो गया? डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए, डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी रास्ता नहीं है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है, सीधी सड़क नहीं है, कुछ भी लिख लो।
कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। क्या लिखे कि उसका अस्पताल कहाँ है, वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। अगला पॉइंट, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं। अतः पहले डॉक्टर ए पर जाते हैं। अतः पहले डॉक्टर ए पर जाते हैं, जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। क्लियर। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं। अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं, जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। इतना हो गया। फिर वह बी पर जाते हैं। जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। जो ए के दक्षिण में ठीक 450 मीटर दूरी पर है। इतना हो गया। देखो कितना लंबा क्वेश्चन है। फिर वह यानी डॉक्टर सी पर जाते हैं, जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर स्थित है। बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर स्थित है। और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं, जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। 90 मीटर की दूरी पर है। हो गया। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्व। क्या बोलेंगे इसको, साउथ ईस्ट। और डी, दक्षिण पश्चिम। अब बनाएंगे तब ना, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। बनाओ एक बार जल्दी से। बना लिया, वाह, जल्दी बनाओ, 2 मिनट का समय दे रहे हैं। पूछना है छोटा सा काम,
ये 5-6 लाइन का एकदम बड़ा सा बना दिया है क्वेश्चन। इसी का नाम है ईवीएस। सीटेट का ईवीएस में क्वेश्चन दिया है ना, रीजनिंग का भी क्वेश्चन नहीं है ये, सीटेट में ईवीएस में डाला हुआ है क्वेश्चन, मैथ में डालता पेडागोगी। हाँ जल्दी बनाओ। ये है घर, पहुंचना है कहाँ? अस्पताल। अस्पताल कहाँ पे है? अस्पताल कहाँ पर है? वाई पर। अस्पताल कहाँ पर है? वाई पर। अच्छा पहले हम लोग एक एक लाइन से चलेंगे। अब बोलो एक्स के बाद क्या बोला पहला स्टेटमेंट? एक्स से वाई के बीच कोई सीधा रास्ता नहीं है, ठीक है। तो एक्स से कहाँ जाना है? ए पर जाना है। एक्स से ए जाना है, लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या है? एक्स के ठीक पूर्व, एक्स से पूर्व इधर हो गया, एक्स के ठीक पूर्व में कितना दूरी पर? 600 मीटर पर। कौन सा पॉइंट है? ए पहुंच गए। आगे बोलो। फिर वह बी पर जाते हैं, ठीक है। और जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर दूरी पर, ए के ठीक दक्षिण, दक्षिण मतलब नीचे कितना मीटर? 400 मीटर नीचे है बी पॉइंट, पहुंच गए बी तक। आगे बोलो। फिर वह सी पर जाते हैं, ठीक है। जो बी के ठीक पश्चिम में, बी के पश्चिम, बाएं की दाएं? पश्चिम बी से बाएं की दाएं पश्चिम जाना है, लेफ्ट। लेफ्ट आए कितना मीटर? 120 मीटर, 120 मीटर। कहाँ पहुंचे? सी पर पहुंच गए, ठीक है। अब बोलो। अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं। हाँ वाई पहुंचेगा उत्तर में, सी के, ठीक उत्तर में, सी से ऊपर की नीचे? ऊपर, ऊपर। सी से ऊपर कितना मीटर? 90 मीटर। कहाँ पहुंच गए? वाई। वाई अस्पताल पहुंच गए। अब जब अस्पताल पहुंच गए तब पूछ क्या रहा है? अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के, यानी अस्पताल में आपको खड़ा रहना है और यहाँ से देखना है कि हमारा घर कौन दिशा में है। अस्पताल में खड़ा रहना है तो इसको यहाँ पे ऐसे बड़े अक्षर से ऐसे बना लें, कोई दिक्कत? इसको क्या लिख दें? नॉर्थ। इसको क्या लिख दें? इसको क्या लिख दें? इसको क्या लिख दें? एक्स कहाँ है? बी है सर, एक्स कहाँ है? बी है, यहाँ है। एक्स, यहाँ से वाई से एक्स की ओर जाओ, कौन दिशा पड़ रहा है? नॉर्थ। नॉर्थ। आंसर क्या मान रहा था? तुम क्या माना? बी सर, बी। नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम होगा सर, उत्तर नॉर्थ वेस्ट वही बोले, उत्तर पश्चिम। समझ में आया? कहानी क्या था? छोटा सा बात था कि घर से पहुंचना कहाँ है? अस्पताल। हल्ला नहीं करो। पहुंचना कहाँ था? अस्पताल। है इतने दूरी पर, लेकिन कोई सीधा रास्ता नहीं है। कहाँ गए सबसे पहले डॉक्टर साहब? ए पॉइंट पर, जो एक्स से ईस्ट में है। एक्स से क्या है? पूर्व में है। कितना? 600 मीटर। हो सकता था ये दूरी भी पूछ दे, लेकिन ये दूरी पूछता नहीं है। दूरी वगैरह एसएससी में पूछेगा, ठीक है। तो एक्स से ठीक पूर्व में 600 मीटर चले तो कहाँ पहुंचे? अरे सुन लो, एक्स से पूर्व में 600 मीटर चले तो कहाँ पहुंचे? ए। ए के दक्षिण आए कितना? 450 मीटर। पहुंचे कहाँ? बी। बी से फिर क्या बोला कि पश्चिम चलना है, कितना मीटर? 120 मीटर। तो कहाँ पहुंचे? सी। फिर सी से नॉर्थ चलना है, उत्तर चलना है, कितना मीटर? 90 मीटर। कहाँ पहुंच गए? वाई। जैसे ही जिसके सापेक्ष बोलेगा वहां आपको जाके खड़ा हो जाना है। वहां क्या करना है? जिसके सापेक्ष बोलेगा, अगर घर के सापेक्ष बोलता तो घर पे जाके खड़ा होना है, और वाई के सापेक्ष बोलेगा तो वाई के सापेक्ष खड़ा हो गए। वाई में हम जब खड़ा हुए यहाँ पे, इसको हम लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में बांट लेंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ऊपर में क्या? नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट, ईस्ट, लेफ्ट, वेस्ट, और कॉर्नर मिल गया कहाँ पे? एक्स का नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। ये कौन सा है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच का। आंसर मिला? कुछ था क्वेश्चन में? बस कहानी पढ़ने में जितना टाइम लेट करो तुम और बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ईवीएस का। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, निकलो तुम, कल से साइकिल से ही आ जाना।
नेक्स्ट है क्या लिखा हुआ है, चेराओ नाच। वही है तो क्या? नहीं, अगला क्वेश्चन है ईवीएस का, जीके का क्वेश्चन है। चेराओ नाच, ये फोक डांस होता है ना, लोकल डांस, ये लोकल डांस है किसी स्टेट का। चेराओ नाच निम्न में से, चेराओ नाच निम्न में से किस राज्य के लोग करते हैं? चेराओ नाच निम्न में से किस राज्य के लोग करते हैं? सुबह में कौन कौन व्हाट्सएप का ग्रुप देखी है? नहीं देखी है? जितना फोक डांस का जो है हम भेज दिए हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है, सब याद करना। चेराओ नाच निम्न में से किस राज्य के लोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, झारखंड। ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, मिजोरम। सी मेघालय, सी, मिजोरम सर। वाह वेरी गुड, सी मेघालय। और डी मणिपुर। बताओ जी, मेघालय क्यों होगा? मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो इसके मतलब क्या फोक डांस भी वहीं का होगा? बताओ जल्दी, एक कोई ऑप्शन बोलो। हम आज सुबह में ग्रुप में जितना भी राज्य है और उसका राज्य का जो लोक नृत्य है, फोक डांस लोक नृत्य जो है, उसका स्क्रीनशॉट भेज दिए हैं, सब याद कर लेना। हाँ बोलो। डी कौन सा? मिजोरम। कहाँ लिखा हुआ है क्या कहीं? कहाँ? आप लिखे हैं ऑप्शन में, कहाँ? डी नंबर। हाँ तो कहाँ, तुमको कैसे याद आया? इसका ट्रिक था, हम ट्रिक देखे। कौन सा ट्रिक बताओ? ये से चालू था, उधर भी इधर चौ से चालू, वही ट्रिक था सर, याद हम लोग अभी। आंसर है इसका मिजोरम। आंसर क्या होगा इसका? मिजोरम। सारा फोक डांस याद कर लेना, ठीक है। अच्छा मेरे वीडियो में भी होगा ना पहले वाला फोक डांस वाला, तो यूट्यूब में कहाँ का आंसर है ये? तो आज सुबह में हम तुम लोगों के ग्रुप में भेज दिए हुए हैं, याद कर लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर कुछ भेज बोले क्या है? तुम लोगों का जरूरत नहीं था, तो तुमको क्या भेजेंगे? तुम लोगों को तो पहले भेज दो, इन लोगों को भेजे हैं। आपको जरूरत है सर। अच्छा लिखो, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ये सीटेट का क्वेश्चन सब अभी बता रहे हैं, सीटेट 2019। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, तमिलनाडु के आसपास का राज्य पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, कौमा उड़ीसा, कौमा कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। किसको किसको नक्शा याद है भारत का भाई, वही आंसर बताएगा। बी कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। ऑप्शन सी है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। और ऑप्शन डी में है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। कौन आएगा नक्शा ऑप्शन बनाने डी के लिए? सर, कौन सा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। हाँ पक्का नक्शा याद है? छत्तीसगढ़ क्यों नहीं? छत्तीसगढ़ वाला ऑप्शन क्यों नहीं? जल्दी बोलो। जब हम लोग भारत का रफ स्केच बना रहे हैं थोड़ा सा,
ठीक है, ये था केरल, ये था ना केरल, दिख रहा है बोर्ड, बोलो ताहिर। केरल इस जगह छोटा सा एरिया था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश मिल गया, केरल मिल गया, कर्नाटक मिल गया, डी ऑप्शन। इसी आसपास का एरिया में है ये तटवर्तीय राज्य, ठीक है ना। नक्शा में देख लेना, इस जगह केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा एक साथ आसपास में, और कर्नाटक भी यहीं पर है। ठीक, क्या आंसर हो गया? डी नंबर। नक्शा तो फिर बताना पड़ेगा, नक्शा समझ में नहीं आता है। यही तो रफ, यही हो गया। रफ डायग्राम अगर बनाओगे, भारत का नक्शा गूगल में सर्च मारना, ये तुम्हारा हो गया जे एंड के। देख लो, एक मिनट शॉर्टकट में देख लो, ये हो गया ऊपर में जे एंड के, जम्मू कश्मीर। क्या हो गया? आप केंद्र शासित प्रदेश। उसके जस्ट नीचे इसी से काट के क्या बन गया? लद्दाख बना। लद्दाख, इसी के जस्ट बगल में हिमाचल प्रदेश, वहीं के नीचे पंजाब, ठीक है। पंजाब उसके के नीचे नीचे आओगे मध्य दिल्ली, प्रदेश। दिल्ली, इस जगह हरियाणा, यहाँ पर तुम्हारा एमपी, यहाँ नीचे में हो गया यूपी, इधर हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इधर सारा हो राज्य गया को याद कर लेना। राजस्थान। यहाँ पे राजस्थान, हाँ बिल्कुल राजस्थान, फिर गुजरात, फिर यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ पे अपना बिहार, इधर हो गया सेवन सिस्टर वाला, मणिपुर, मेघालय, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इस वाला एरिया में बीच में अगर बांग्लादेश आ जाएगा, घुस जाएगा, त्रिपुरा, ठीक। कितना बताएंगे इसमें अपने? नक्शा देखो, याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नक्शा नहीं मिलता मेरे, मैं वहां से ले जाओ, वहां से ले जाओ, गूगल में मारो। हाँ, बड़का वाला है सामने में। लाओ 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 लाओ, दो एटलस, दो एटलस, एटलस दो वहां से, अब ये समझा देते इसको। क्या बात कर रहा है, नक्शा तुमको नहीं मिलता है? उसी जगह देखो ना, देखो ना। गोड्डा में सब जगह में। चलो वो बाद में देख देंगे, नक्शा बाद में बता देंगे, अभी कहाँ खोजेंगे। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस का नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुम लोग मत लिखना, ये सबको लिखवा रहे हैं, तुम लोगों के लिए नहीं है। एनसीएफ 2005 ईवीएस का क्वेश्चन है 2019। एनसीएफ 2005 क्या होता है इसका फुल फॉर्म? नेशनल क्यूरिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क। दोनों तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल क्यूरिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क ये कब बना था? 2005 में। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, पूछ रहा है। ये टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, गलती नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, किसके अनुसार? एनसीएफ 2005 के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए, विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति नहीं लिखेंगे हम, बोल रहे हैं खाली। विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता
जिज्ञासा एवं सृजन, क्या है? जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता, बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन, अवलोकन कौमा वर्गीकरण। तुम लोग देखो, तुम लोगों के लिए भी जरूरी है। वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से, आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक, बुनियादी संज्ञानात्मक, फिर से हम बोल रहे हैं, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक, और गत्यात्मक, लंबा लंबा क्वेश्चन रहता है इसका, और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए, गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी, गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में, खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, बच्चों को संलग्न करना, हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। ऑप्शन सी, प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने, संबंधों को पहचानने, प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। हो गया। चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन, पर्यावरण समग्र, नहीं, पर्यावरण समझ, पर्यावरण समझ के द्वारा, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। पर्यावरण नहीं, पर्यावरणीय, दीर्घी लगा देना उसमें, पर्यावरणीय समझ, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। क्या ऑप्शन होना चाहिए? एनसीएफ 2005। सब्जेक्ट है, हाँ। क्या होना चाहिए इसका आंसर? एनसीएफ 2005 के अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए? बोलो जल्दी। हैं? बी। क्या हो, क्या क्या है? ऑप्शन में पूछा है कि नहीं, ये कंफ्यूज नहीं करना, नहीं होना चाहिए, यानी ये 3 ऑप्शन तो होगा, 1 ऑप्शन नहीं होगा। अब आंसर बताओ। इतना लंबा लंबा कहानी दिया हुआ है, कौन एनसीएफ 2005 में शामिल नहीं है, ये पूछ रहा है।
बताए, टॉपिक तो बताया है ना, तो फिर अब ये बताओ, पर्यावरणीय समझ, यानी हम साइंस पढ़ लिए, समझ गए, तो उसमें संख्या का कोई रोल है? 1 2 3 4 5, तो ये तो शामिल नहीं करेगा ना, वो पढ़े लिखे लोग हैं जो एनसीएफ 2005 बनाए थे। तो आंसर क्या होगा इसका? चौथा नंबर होगा। पर्यावरणीय समझ से संख्यात्मकता का लेना देना है? नहीं है ना, क्या आंसर देंगे? बाकी सब तो है उसमें, जब टॉपिक पढ़ाए थे तो लिखवा दिए थे ना तीनों चारों पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5, स्टैंडर्ड 3 से 5, 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है, कॉमा, जो संकलित करता है, जो संकलित करता है। ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण शिक्षा, कॉमा, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा, कॉमा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। पर्यावरण शिक्षा, कॉमा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। हो गया। सी ऑप्शन, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, ये भी बताएं, इंटीग्रेटेड ईवीएस। नहीं रुको, अभी जीके करना है, आ रहा है क्वेश्चन, आ गया है। विज्ञान, सी नंबर है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, बोलो ताहिर कुछ बोल रहा है। पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। बहुत आसान क्वेश्चन, पहला ही लाइन में बताए थे। इंटीग्रेटेड ईवीएस जब लिखे थे, इंटीग्रेटेड ईवीएस, एकीकृत। सर ये बोल रहे थे ये संज्ञात्मक, गत्यात्मक, ये सब क्या है, सब का मीनिंग क्या होता है? तुम्हारा ये पढ़ा क्लास छूट गया था ना इंटीग्रेटेड ईवीएस का, तो यूट्यूब में वीडियो है, वो देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछ लेना, ठीक है। कितना तारीख का सर वीडियो? अब हमको याद है उतना, कितना तारीख का है। इंटीग्रेटेड ईवीएस जब पढ़ा रहे थे तो पहला ही लाइन यही चीज बताए थे जो ये क्वेश्चन बताया है। क्या होगा आंसर बताओ? बी। बोलो तुम, मंजू, राखी, कौन? बी तुम्हारा? जल्दी पढ़ो, जल्दी बताओ, एकदम आसान क्वेश्चन है। हम यहाँ पे बताए थे कि इंटीग्रेटेड ईवीएस में 2 तरीके से पढ़ाते हैं। सुनो ताहिर, पहला तथा दूसरा वर्ग, इसको एक पार्ट में रखे थे, और तीसरा से 5वां इसको एक वर्ग में रखे थे। तो पहला से दूसरा को किसमें पढ़ा रहे थे? विज्ञान, कौन कौन सा विषय? भाषा और गणित के माध्यम से। क्या था? भाषा और गणित के माध्यम से बच्चों को सिखाते थे। जो भी पर्यावरण के बारे में हमको सिखाना है बच्चों को, कौन क्लास में? पहला और
दूसरा में माध्यम क्या होगा, भाषा और गणित, ये लिखवाए थे। और क्या बोले थे, तीसरा से पांचवा में इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिए थे। क्या क्या बताए थे इसमें, पर्यावरण, जल्दी ऑप्शन बोलो, ऑप्शन बताओ, 2 नंबर बी, पर्यावरण शिक्षा, एक पार्ट हो गया पर्यावरण शिक्षा। दूसरा सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा, ये तीनों को अलग अलग बताए थे, विज्ञान की अवधारणा। और इन तीनों को मिला करके एक सब्जेक्ट बनाया गया, कौन सा, ईवीएस। इस तीनों को मिला करके बनाया गया ईवीएस। तो इंटीग्रेटेड ईवीएस में पहला तथा दूसरा के लिए जो भी बच्चा है उसको हमको किस माध्यम से पढ़ाना है, भाषा और गणित के माध्यम से। तो वहां ये अलग अलग चैप्टर और टॉपिक नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही क्लास 3 से 5 के बीच की बात हुई, इसमें 3 चीजों को जोड़ करके ईवीएस बनाया गया। कौन सा 3 चीज था, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन बताया था ना, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट जीके का क्वेश्चन आ गया बीच में, चलो लिखो। केचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है, बताए हैं, इसलिए दोबारा बता रहे हैं। केचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण चुनिए। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण चुनिए। केचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए क्या बताओ, जब बताए तो इसके लिए सही कारण चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ईवीएस में भी आ गया जो तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए, सबको लिखो और सही आंसर बताना, नौटंकी मत करो। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, पत्तियों और खाते हैं, इनके तथा मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुआ क्या खाता है, मृत पत्ता और मल, मल मन नहीं, मल मतलब अपशिष्ट पदार्थ। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, जमीन उपजाऊ बनती है। ऑप्शन बी, केचुए खरपतवार खाते हैं, केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ऑप्शन सी, केचुए जमीन में छेद बनाते हैं, केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, जिससे जमीन पोली हो जाती है, जिससे जमीन पोली हो जाती है। जमीन पोली होना मतलब क्या, क्या क्या गीला हो जाता है, हाँ, पानी का अंश अंदर चला जाता है। केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। और डी लिखा हुआ है, केचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से, केचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। केचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। हवा और पानी मिल जाती है।
बी ऑप्शन था केंचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। क्या होगा आंसर? ए नंबर, ए नंबर। ए नंबर नहीं, अभी ऑप्शन तो सुन लो। ऑप्शन नंबर ए, बड़ी एबीसीडी ऊपर में लिखियो, चाहे ऑप्शन नंबर 1 लिखो। ऑप्शन नंबर 1 ए, बी तथा सी तीनों। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, हाँ वो तो अभी ऑप्शन नहीं दिए है ना उसमें, ए बी सी डी लिख दिए, उसमें से 3-4 गो है कि 2 गो है, हाँ मिक्स है वो। ए तथा सी। ऑप्शन नंबर 3 बी सी डी, बी सी तथा डी। और ऑप्शन नंबर 4 ए सी डी, ए सी तथा डी। इतना आसान क्वेश्चन है, दे देगा क्या? कौन सा सही है? क्या पूछा है? सही कारण कौन कौन सा है? कौन सा क्या बोला? एक कारण नहीं है, एक से अधिक कारण है। एक से अधिक कारण है। क्यों किसान का मित्र कहा जाता है? सिर्फ एक ही कारण नहीं है। 4 नंबर ए सी और डी नहीं, गलत है। इसमें क्या होता है? हाँ नहीं, इससे सही बोल रहा है शायद। अभी देख लेते हैं। ऑप्शन बोलो तो ए नंबर में क्या ऑप्शन था? ठीक है, बिल्कुल ये सही है, ए सही है, ए सही है। और बी नंबर में क्या था? खरपतवार नहीं खाते हैं, केंचुआ खरपतवार नहीं खाते, यानी बी जहां जहां है उसको काट दो। बी यहाँ है, ई ऑप्शन कट गया, बी यहाँ है, ई ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट बोलो। बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन होगा, तो ये इसमें भी सी ऑप्शन है। चलो और, बिल्कुल बात सही है। तो यानी ए सी और डी तीनों होगा आंसर। ए सी और डी तीनों होगा आंसर इसका। समझ में आया? केंचुआ खरपतवार नहीं खाता है, डी नंबर होगा सर। खरपतवार खाएगा। हाँ बिल्कुल डी नंबर होगा, ए सी और डी तीनों आंसर सही है इसका। केंचुआ खरपतवार नहीं खाता है। ठीक है, क्वेश्चन ही तो तुम लोग को बताए थे एक बार ना, तो किसानों का मित्र है, लेकिन क्यों है आज पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। समय कितना हो रहा है? अभी रुक, लिख लो। 8:30 हुआ है ना, 1-2 क्वेश्चन और हो जाएगा। कहाँ जाना है? गोड्डा नहीं, कल जाएंगे। हमारे देश के मानचित्र में, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड स्थित है। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड का बड़ा क्वेश्चन दे रहा है सीटेट वाला, पिछला वाला में भी वो देखे थे। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल के पूर्व में। पश्चिम बंगाल को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? WB। पश्चिम बंगाल के पूर्व में, ईस्ट। और ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा के उत्तर में, उड़ीसा के उत्तर में। किसको किसको याद है झारखंड का नक्शा? कुछ इस तरह से झारखंड का नक्शा रेक्टेंगुलर बनता है। ठीक है, आयताकार नक्शा बनता है तरफ में। यहाँ हम लोगों का कौन सा है? साहेबगंज, दुमका, इधर से आते चलेंगे। यहाँ पे कौन सा है? गढ़वा। गढ़वा। यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे सबसे नीचे सिमडेगा। यहाँ पे है पूर्वी ईस्ट सिंहभूम। सिंहभूम।
यहाँ पे कौन सा है, वेस्ट सिंहभूम, ठीक है। अपना यहाँ से आते चलो। अब इसने पूछा क्या, ऊपर में कौन सा है, बिहार, इस जगह कौन सा है, यूपी, ये कौन सा है, यूपी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ये क्या है, उड़ीसा, उड़- और ये क्या है, डब्ल्यू पश्चिम बंगाल। क्या, ऊपर में बिहार, यानी उत्तर में क्या होना चाहिए, नॉर्थ, नॉर्थ में कौन सा, बिहार, साउथ में उड़ीसा, उड़ीसा का ऑप्शन कहाँ दे रहा है। तो अगर ये उड़ीसा है, अगर ये उड़ीसा है, तो उड़ीसा से देखें तो झारखंड उत्तर में है कि दक्षिण में है, उत्तर में है। आंसर मिल गया, आंसर मिल गया। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि उड़ीसा के सापेक्ष देखना है, तो उड़ीसा से उत्तर में हम लोगों का है, बताए थे ना। तो उड़ीसा के उत्तर में है हम लोगों का झारखंड। आंसर क्या हो गया जी। और सोचने का जरूरत है क्या इस सबको। अब देखो एक मिनट, अगर यूपी वाला बात कर रहे हैं, ये है यूपी, तो यूपी में अगर हम खड़ा हो जाए तो दाहिना पड़ता है झारखंड। दाहिना पड़ने का मतलब क्या होना चाहिए, पूरब, ये क्या कर रहा है, पश्चिम, नहीं होगा। छत्तीसगढ़ का बात कर रहे हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ का बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ कहाँ है, यहाँ मान लो यहाँ छत्तीसगढ़ में खड़ा है, तो ये राइट पड़ रहा है, ठीक है, तो कोना तो हो नहीं रहा, क्लियर, ये भी कैंसिल हो गया। बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल कहाँ है, ये यहाँ खड़े हो जाओ, बंगाल से किधर है, लेफ्ट, लेफ्ट मतलब पश्चिम, लिख क्या रहा है, ईस्ट। आंसर क्या हो गया, उड़ीसा के उत्तर में। अब कहीं कहीं कुछ, अरे हम लोग तो पढ़े थे कि दक्षिण में उड़ीसा है, तुरंत मार देगा, गलत। झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा है, लेकिन उड़ीसा के उत्तर में झारखंड है। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो सीटेड वाला को झारखंड से बड़ा प्यार है भाई, क्या बात है, हर साल एक क्वेश्चन झारखंड से डाल दे रहा है। ये वाला मॉडल थोड़ा याद रहता है, वही वही बताया हुआ था, आगे बताए थे। ठीक है, बना लो जिसको बनाना है, रफ स्केच। 24 जिला हम बता सकते हैं इसमें अभी, लेकिन जरूरत तुम लोगों को नहीं है, जिसको जरूरत है उसी को बताना है। तो ऊपर में बिहार, यानी बिहार के दक्षिण में पड़ेगा झारखंड, बिहार के दक्षिण में। ऐसे भी जब बिहार झारखंड अलग करने का बात चल रहा था ना, तो उसको बोल रहा था कि इसको टाटा, टाटा जो आती है ट्रेन पटना से, क्या बोलते हैं उसको, साउथ बिहार एक्सप्रेस, यानी पटना से चलेंगे कहाँ की ओर, साउथ बिहार की ओर, दक्षिण बिहार की ओर, ठीक है। तो टाटा कहाँ है, झारखंड में है, यानी वो पटना से दक्षिण में है, यानी बिहार से दक्षिण में है। क्लियर हो गया ये पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कल, अच्छा ठीक है, अब कल क्लास करेंगे। अब तो बारिश हो रही है, कल कर लो, क्या वो क्या करोगे, जाओगे ही नहीं तो। मैथ का हुआ कि नहीं सर अभी सर? मैथ आज नहीं होगा, शनिवार को होगा। ठीक है। निम्नलिखित में, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए, त्योहारों के उस समूह को चुनिए, फेस्टिवल के समूह को चुनना है, ईवीएस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन, गलती नहीं होना चाहिए। जितना पर्व पूर्णिमा के दिन होता है उसका ऑप्शन यहाँ दे रहा है। कौन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, कौन कौन सा समूह है, दीपावली, आने वाला है दीपावली, महाशिवरात्रि, तुम लोगों को तो जरूर पता होना चाहिए, तुम लोग अगर गलती की तो फिर सोच लो। दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जयंती, गुरु नानक नाम सुनी है, गुरु नानक देव का नाम सुनी है, गुरु नानक देव का नाम नहीं जानता है, पटना में इनके नाम पे इतना बड़ा गुरुद्वारा है। हाँ, दीपावली कोमा महाशिवरात्रि कोमा गुरु नानक जयंती, हाँ एक समूह हुआ ये। ए समूह में कौन सा दिया, दीपावली, महाशिवरात्रि और गुरु नानक जयंती। बी समूह में, बी में देखो, बी समूह में दीपावली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन, दीपावली,
गुरु नानक जयंती और रक्षाबंधन, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। हाँ, बी में क्या हो गया, दीपावली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। कैसे हो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। सी ऑप्शन है होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। होली, महाशिवरात्रि, अब बुद्ध जयंती, गौतम बुद्ध का जन्म, बुद्ध जयंती। गुरु पूर्णिमा भी इसको बोलते हैं, बुद्ध जयंती को। डी, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है इस क्वेश्चन में। याद नहीं है, बताओ जी। मंजू, प्रीति कुमारी, पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला कौन कौन सा पर्व है? ए नंबर, ए नंबर। दीपावली, महाशिवरात्रि या गुरु नानक जयंती? दिवाली तो अमावस्या में होता है। दीपावली जब अंधकार होता है तब मनाते हैं, तो ये कैसे हो गया? दीपावली डी नंबर, डी डी। होली ठक दिवाली, दिवाली अमावस्या को मनाया जाता है, वो अंधकार में मनाया जाता है। क्या? बी, सी और डी ऑप्शन बचा, ये तो कट गया। इतना लेट? डी, डी होगा, डी। रक्षाबंधन कौन पूर्णिमा को? सावन पूर्णिमा। अभी ये तो कुछ पहले दिखा है। गुरु नानक जयंती को गुरु पूर्णिमा बोलते हैं, तो ये ऐसा ही पूर्णिमा नाम हो गया, गुरु पूर्णिमा, ठीक है ना। और जो होली है ये भी पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। कौन सा पूर्णिमा को मनाया जाता है भाई, होली जरा बता दो। फागुन में मनाया जाता है। दिन कौन सा होता है? आज रे अवध में होली रे रसिया, है ना। आंसर डी। महाशिवरात्रि जरूरी थोड़े कि पूर्णिमा को पड़ेगा। महाशिवरात्रि का तो डेट इधर उधर फिक्स तो घूमते रहता है, कभी फरवरी में पड़ जाता है, कभी मार्च में पड़ जाता है? बुद्ध जयंती भी पूर्णिमा में है, बुद्ध जयंती पूर्णिमा में, लेकिन ये पूरा ग्रुप बोल रहा है ना, तीनों चीज मिलना चाहिए। हाँ हाँ, बुद्ध जी का भी जयंती पूर्णिमा में ही होता है, लेकिन इसमें और तो गलत है ना, शिवरात्रि तो नहीं होता है ना। हाँ, तो एक ऑप्शन गलत, तो ग्रुप ही गलत हो गया ना। हमको पूरा ग्रुप देखना है, पूरा समूह देखना है। ठग लिया 2 मिनट में, ठग लिया 2 मिनट में। और लिखना है, चलो जाओ तुम लोग, भागो। लेकिन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, तो बना लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट लिखो, कोई लड़का मड़गांव से, कोई लड़का मड़गांव से, कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 ईस्वी को, 30 जून 2019 ईस्वी को रेलगाड़ी पर सवार हुआ। 30 जून 2019 ईस्वी को रेलगाड़ी पर सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चली। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चली। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चली और अगले दिन 7:15 बजे, अगले दिन, याद रखना, अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची।
कहाँ पहुंची? नगर कोइल। कोई एक जगह है नगर कोइल, नगर कोइल पहुंची। यदि यदि इस समय अंतराल में यदि इस समय अंतराल में यानी सुबह 9:45 में चली थी, अगले दिन 7:15 में पहुंची, इस समय अंतराल की बात कर रहा है। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है, 1140 किलोमीटर है। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? हर सेट में एक क्वेश्चन औसत चाल से। ऑप्शन नंबर ए 57 किलोमीटर प्रति घंटा। ईवीएस में मैथ घुसा दे रहा है। ऑप्शन बी 51.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी 53 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऑप्शन डी 54.5 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी बनाओ। तीन चार क्वेश्चन ऐसा पूरा एक सेट बन चुका है तुम लोगों का। जल्दी आंसर बनाओ इसका। पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है तुम्हारा औसत चाल का। मडगांव से ट्रेन कब खुल रही है? 9:45 में। अगले दिन 7:15 में नगरकोल पहुंच रही है। टोटल दूरी है 1140 किलोमीटर। एवरेज स्पीड निकालना है। क्विक। नरेश होना चाहिए क्या इसमें? जो होगा तो डायरेक्ट होगा, चाहिए क्या? बन गया सबका? ताहिर कितना आया? अश्वनी चला गया ना? क्या होता है औसत चाल बराबर फॉर्मूला? औसत चाल या चाल एक ही बात है। दूरी बटे समय। कुछ करना ही तो नहीं है इसमें। दूरी कितना? 1140 किलोमीटर। कई घंटा लग रहा है इसको? 22.5 9 कैसे घंटा लगेगा? 30 मिनट। 9 घंटा 30 मिनट। सुनो सुनो, ये 9:45 में खुला और अगला दिन अगर 9:45 बज जाता तो 24 घंटा लगता। कितना घंटा होता है? 24 घंटा। लेकिन इस 7:15 बजे पहुंच जा रही है तो 24 घंटा से कम ना होगा जी। कितना घंटा कम हो गया? 2.5 घंटा कम हुआ। 24 घंटा में 2.5 घंटा घटाएंगे तो कितना हो गया? 9 घंटा। यानी 21। 9 घंटा कैसे होगा? 9 घंटा कैसे होगा? देखो यहाँ देखो, सुबह सुबह में 9:45 में खुली ट्रेन। रात में अगर 9:45 हुआ तो 12 घंटा हो गया। 12 घंटा हुआ कि नहीं? रात में 9 बजे पहुंच गया तो 12 घंटा हो गया। फिर अगला सुबह में न पहुंच रहा है तो 24 घंटा में कितना घंटा कम हो रहा है? लगभग 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटा कम हो रहा है तो कितना हो गया टोटल? तो ये कट कैसे जा रहा है 23.5 से? तब 23.50 है ना? तो यहाँ 2 जीरो अगर बढ़ा भी दे, पॉइंट हटा करके 1 जीरो से कैंसिल, 11400 बटा 215 डिवाइड किया कितना आया? 53 पॉइंट कितना आया? 53.02 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अप्रोक्स लेके चलना है 53 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे भागे वहां तक लाए? कहाँ? 11,400 को 215 से भाग दे दो ना।
11 और 400 को 215 से भाग दो। पहले 3 अंक में कटा के देखो, फिर 4 अंक में कटाओ। 14.5 घंटा कैसे होगा तुम ही बताओ। 7:15 हो रहा है, सिर्फ 2.5 घंटा और रहता तो 24 घंटा हो जाता। हाँ 2.5 घंटा नहीं जी, 21.5 घंटा, 21.5 घंटा। तुम देखो ना, यहाँ 7:15 हो रहा है ना, अगर 7:15 में, अब समझ में आया, तो फिर तो पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एवरेज लेकर के चलेंगे। 53 तो जो है वो लेके चलेंगे। हाँ तो इसको 21.5 लिख सकते हो। अच्छा देखो, एक सेकेंड, 11, अरे रुक लो, रुको 1 सेकंड सुन लो, कितना है, 11:40 है बटे 21.5 घंटा को तुम दोनों तरह से लिख सकते हो। 21.1/2 लिख सकते हो, 21.1/2 लिख सकते हो। तो 42 एक 43/2 कर दो। अगर तुम इसको 43/2 करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 43/2, 2 ऊपर कर दो, इसमें क्या लगा हुआ है। 3 हाँ 53 पॉइंट समथिंग आएगा। सॉरी 53 पॉइंट समथिंग आएगा। हम लोगों को एग्जैक्ट नहीं लेके जाना है, क्या लेना है, 53 को लेना है। ठीक है, हम सीट वाला जितना भी मैथ का क्वेश्चन है सब में पॉइंट वाला आता है, और आदमी को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन देता है। ठीक, और लिखे हैं क्वेश्चन, लिखो। 9 बज गया क्या, चलो ठीक है, अब कल क्लास करेंगे, कल पक्का सुबह 6 बजे। हाँ बोलो, बस उधर पानी पड़ रहा है कि नहीं? बंद हुआ, अभी बंद हो गया।